कि आज का जो युवा है वो एक 70-80 साल के आदमी का मुखौटा पहन के खड़ा है और उस मुखौटे को उतार नहीं रहा है, उसकी ही भाषा बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा युवा जिस देश में हो जाएगा तो उस देश की राजनीति ठप हो जाएगी। लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि बापसा एक ढांचा तैयार करेगा, एक ब्रॉड बेस देगा, जिस पर कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जो नए छात्र हैं, सामाजिक परिवर्तन देखिए बिना सत्ता परिवर्तन के नहीं आ सकता। एक बात तो चुनाव जीतने वाली राजनीति जब तक चलती रहती है तब तक आप ये समझ लीजिए कि सत्ता का परिवर्तन केवल एक खेल बन के रह जाता है। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आ जाएगी, परसों सपा आ जाएगी, पर लोगों की हालत वहीं की वहीं रहती है। इंडिया में आए दिन पुल गिरते हैं, इंडिया में आए दिन लोग मरते हैं, इंडिया में आए दिन हॉस्पिटल्स में लोग मरते हैं, इंडिया में आए दिन सड़कों पर लोग मरते हैं। रेप कैपिटल यूपी है इंडिया का। जातीय समीकरण पे बहुत सारी राजनीति होती है। हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र में ये जाती है, उस क्षेत्र में वो जाती है, इन जातियों का समीकरण कर लो, उन जातियों का समीकरण कर लो। तो ये मेरी कोशिश है कि हम लोग एक ऐसी स्टूडेंट बॉडी फॉर्म कर सकें जो कि केवल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि स्कूल के या कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को भी साथ में ला पाए। कोई अगर दलितों का इशू है तो उस पर हम कहें कि कोई और कम्युनिटी का व्यक्ति आके उनकी लड़ाई लड़ लेगा, उसमें आगे खड़ा हो जाएगा, उनको न्याय दिला देगा, तो वो गलत होगा, क्योंकि वो नहीं हो सकता। क्योंकि ऑनलाइन लड़ाई नहीं है, मुझे लगता है लड़ाई जमीनी स्तर की है और इसको जमीन पर उतर कर ही लड़ा जा सकता है। सभी को जय भीम। मेरा नाम है मानव रावत और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर हूँ। साथ ही बिरसा अम्बेडकर फूले स्टूडेंट एसोसिएशन शॉर्ट में बापसा, उसका प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ। आज मैं बापसा का ये यूट्यूब चैनल है, इसका पहला वीडियो है। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बापसा का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इस वीडियो में हम लोग और बताएंगे कि बापसा अभी क्या कर रहा है, अभी इधर 2 साल से 3 साल से बापसा ने क्या क्या किया है और हम लोग के आगे के क्या पर्सपेक्टिव है, क्या प्लान्स है। बापसा को इस्टेब्लिश हुए लगभग 3 साल हो रहे हैं। हम लोगों ने 2022 के आसपास बापसा का इस्टेब्लिशमेंट किया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में और ये इंस्पायर्ड था बिरसा अम्बेडकर फूले स्टूडेंट एसोसिएशन जेएनयू से। और उसकी एक आइडियोलॉजी थी कि बिरसा अम्बेडकर फूले जो तीनों महापुरुष हैं, जो हम लोगों के आदर्श रहे हैं, जो एक एससी, एसटी और ओबीसी तीनों कम्युनिटीज़ से आते हैं और जो तीनों ने काफ़ी कुछ किया है समाज को लेकर के, समाज को आगे बढ़ाने में जिनका काफ़ी योगदान रहा है, उन तीनों लोगों को लेकर के ये संगठन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये केवल जो है एक जातियों का वो नहीं है, जातियों का एक संगठन नहीं है कि जातिगत संगठन हो या इन जातियों का समीकरण हो। इसके अंदर ये संगठन फॉर्म होता है इन तीनों लोगों की आइडियोलॉजीज से। जैसे कि बाबा साहेब ने काफ़ी काम किया था महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, ओप्रेस्ड क्लास के लिए, साथ ही वर्कर्स के लिए भी, जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी। और बाबा साहेब ने संविधान लिखने में भी एक बड़ा योगदान दिया था। साथ ही ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं की शिक्षा, दलितों की शिक्षा, दोनों पर बहुत सारा काम किया था। उसके बाद हम लोग के बिरसा मुंडा, जिन्होंने आदिवासियों के कल्चर को बचाने की लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों से, उन तीनों को हम लोग याद करते हैं, उन तीनों के आदर्शों पे हम लोग चलते हैं और ये संगठन के आदर्श उन्हीं पे काम करते हैं। बापसा का फॉर्मेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ था जब एक मामला हाईलाइट हुआ था। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर उससे पहले कोई अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन कायदे का काम नहीं करता था। तो सबसे पहले एक रविकांत चंदन प्रोफेसर थे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी, जो टिप्पणी जा कर के काफ़ी सारे जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ख़राब लगी। काफ़ी एबीवीपी और जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, रविकांत चंदन को घेरा, 1-2 बार शायद मारने की भी कोशिश करी, उनके ऊपर एफआईआर हुई, उनकी नौकरी खतरे में आई, काफ़ी कुछ हुआ। और उसके बाद ऑल ओवर इंडिया वो एक काफ़ी ज्वलंत मुद्दा बन गया और पूरे इंडिया भर से बड़े बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने उनको कॉन्टैक्ट करना शुरू किया। साथ ही रविकांत चंदन सर को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर से एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने की शुरुआत करी कि हम लोगों ने सोचा कि यही मौका अच्छा है कि अम्बेडकराइट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इस मौके पे हम लोग एक अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकते हैं। हम लोग उस पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और साथ ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन हैं इस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके जिस पर वो राजनीतिक रूप से खड़े हो सकें, क्योंकि छात्र राजनीति एक अहम मुद्दा होता है बहुत सारे बच्चों के लिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी को उत्तर प्रदेश की राजनीति की नर्सरी भी कहा जाता था। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो इस नर्सरी में उनका तो कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। तो इस विज़न के साथ हमने बापसा का इस्टेब्लिशमेंट किया कि सभी को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, एक न्यूट्रल ग्राउंड मिल सके जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड ना हो। खासकर बहुत सारे लोग इसको मिस्टेक करते हैं, आज़ाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी से रिलेट करते हैं, पर ऐसा नहीं है। बापसा जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर डेवलप हुआ था और अभी हम लोग उस पर काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसके बारे में आगे बात करूँगा। तो बापसा ने जो बहुत सारा काम किया अभी 2 साल के अंदर, बापसा को इस्टेब्लिश होने में हम लोगों ने मेंबर्स ज्वाइन कराए, काफ़ी सारे लोग ज्वाइन हुए। उसमें अच्छा खासा एक सेगमेंट है जो लॉयर्स का है, अच्छे खासे जो हैं वो वकील हैं, अच्छे खासे मीडिया के लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स। साथ ही बापसा में जो मेन सबसे ज़्यादा जो एक्टिव रहते हैं वो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट बॉडी है।
और अब धीरे धीरे मेरी ये कोशिश है कि हम लोग एक ऐसी स्टूडेंट बॉडी फॉर्म कर सकें जो कि केवल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि स्कूल के और कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को भी साथ में ला पाए, उनको भी एक प्लेटफॉर्म दे पाए, उनको भी ग्रो करने में हेल्प कर सकें। और केवल राजनीति ही नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी इन्वॉल्व किया जा सके। जैसे कि एजुकेशन सबके लिए उतनी पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि सबको एक तरह की एजुकेशन मिल पाना संभव नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि गैर बराबरी का जो माहौल रहता है उसमें जो जिस पैसे वाला है उसके लिए एजुकेशन प्राप्त करना आसान है, जो पैसे वाला नहीं है उसके लिए एजुकेशन प्राप्त करना आसान नहीं है। तो हम लोगों ने पहल करी कि बच्चों को किताबें प्रोवाइड करवा सकें, बच्चों को अगर किसी चीज़ की नीड है पढ़ने के लिए तो उनको वो प्रोवाइड करवाया जा सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए फंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो फंडिंग का एक पूरा प्रोसीजर बनाना बहुत ज़रूरी था, तो वो हम लोग बिल्ड करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। उसमें टाइम लगता है, क्योंकि मैं देखता हूँ और जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब की काफ़ी फंडिंग आती है उसको, किसी को बाहर से आ रही है, किसी को देश के अंदर ही बहुत सारे लोग फंड करते हैं, बिजनेसमैन फंड करते हैं। पर क्योंकि ये प्राइमरीली उन लोगों का संगठन है जो ऑलरेडी वंचित हैं, जो ऑलरेडी शोषित हैं, तो उनके पास पैसे की ऑलरेडी कमी रहती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर फिर भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। साथ ही बापसा अभी इस समय करेंटली हम लोग 2025 में चल रहे हैं और लगभग 3 साल कंप्लीट हो गए। तो अभी बापसा का जो सदस्यता अभियान है वो पीक पे चल रहा है। अभी नए जो बैचेज़ आए हैं हम लोग उसमें सदस्यता अभियान चालू कर चुके हैं, उसमें हम लोग बहुत सारे लोगों को नया ज्वाइन करवा रहे हैं। हम लोग बहुत सारे लोगों से बातचीत करेंगे और एक कोशिश ये है कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कराई जा सके। सबसे बेहतर ये रहेगा कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करवा के उसमें हम लोग पद बाँटें या फिर उसमें हम लोग कार्यकर्ता डेवलप करने का काम करें, क्योंकि मुझे लगता है संगठन में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है कार्यकर्ता। और अगर हम लोग कार्यकर्ता डेवलप करने पे काम करेंगे तो मे बी आने वाले समय में हम लोगों के पास एक अच्छी सी एक तरह से सेना तैयार हो जाएगी, जो कि आगे चल करके पॉलिटिकल सिनेरियो में अपना काम बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकती है। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ मोस्टली जो छात्र संगठन हैं वो सब ऐसे काम करते हैं कि वो लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी का गमछा और बैनर ले लेते हैं और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी और उसके नेता आदेश करते हैं वो लोग वही करते हैं। पर मुझे लगता है स्टूडेंट बॉडी को हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। छात्र संगठन को, छात्रों को, छात्र नेताओं को हमेशा आज़ाद रूप से काम करना चाहिए, अपनी बात आज़ाद रूप से रखनी चाहिए और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए, उनसे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो प्रभावित हो करके काम कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो छात्र यूनियन का कोई मतलब नहीं है। तो छात्र अधिकारों की लड़ाई जो है वो इंडिपेंडेंटली लड़ी जा सकती है। और ये मैं कहना चाहूँगा इसमें कि कोई भी व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम कहें कि इसीलिए अपनी लड़ाई खुद लड़ने में हम लोगों को देखना चाहिए, और इसी तरह छात्रों का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि छात्र अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। किसी ने एक भाषण में बोला था, मुझे याद नहीं किसने, लेकिन उसने बोला था कि आज का जो युवा है वो एक 70-80 साल के आदमी का मुखौटा पहन के खड़ा है और उस मुखौटे को उतार नहीं रहा है, उसकी ही भाषा बोल रहा है। तो मुझे लगता है अगर ऐसा युवा जिस देश में हो जाएगा तो उस देश की राजनीति ठप हो जाएगी, क्योंकि देश की राजनीति अगर युवाओं के हाथ में नहीं रह जाएगी, बुड्ढों के हाथ में रह जाएगी, तो मुझे नहीं पता उस राजनीति का क्या भविष्य होगा। तो देश की राजनीति अगर युवाओं के हाथ में रहनी चाहिए, उसके लिए मुझे लगता है बापसा काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग युवाओं के हाथ में लीडरशिप रखने का काम कर रहे हैं। तो और लोग इससे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। और मुझे लगता है हम लोग अभी जो सदस्यता अभियान चला रहे हैं वो केवल कैंपस के अंदर नहीं, हम लोग एफिलिएटेड कॉलेजेस में शुरू कर रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में शुरू कर चुके हैं। आसपास जो लखनऊ के लोकल एरियाज़ हैं जहाँ पे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अभी धीरे धीरे निकल के कॉलेजेस में आने वाले हैं, उन बच्चों के पास भी सदस्यता अभियान लेके पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, वो बच्चे भी जुड़ना शुरू हो रहे हैं। साथ ही मुझे लगता है जो आसपास के ज़िले हैं जिनमें हम लोग जो है बाराबंकी हो गया, हरदोई हो गया, उन्नाव हो गया, उन जगह से धीरे धीरे कॉन्टैक्ट बिल्ड कर रहे हैं ताकि वो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का रूप बन सके। और मुझे लगता है कि मेरा एक ये मोटिव है कि हम लोग बापसा को एक प्रदेश लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बना पाएँ, और वो काम मुझे लगता है थोड़ा टाइम लेगा, पर उसको धीरे धीरे करते करते वो टाइम लेते लेते साकार हो सकता है। और मुझे लगता है उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल होगा वो इसमें कार्यकर्ताओं का होगा, और उन लोगों का होगा जो जुझारू रूप से काम करेंगे और वो पूरे इंटेंशन के साथ काम करेंगे। जैसा कि मैंने बताना चाहूँगा कि लेनिन ने शायद ये बोला था कि जो है मुझे प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरीज़ की ज़रूरत है, मतलब जो पार्ट टाइम नहीं, जो फुल टाइम क्रांतिकारी हों, जो पूरे टाइम यही काम करते हों, तो उन लोगों की ज़रूरत है। और वैसे ही बापसा को भी प्रोफेशनल कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है, जो कि और कोई काम नहीं बल्कि केवल जो है उसी में काम कर रहे हों। तो एक ये चीज़ बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ बापसा का जो अच्छा, अल्टीमेटली अगर मुझसे कोई पूछे कि बापसा का एम क्या है या बापसा का गोल क्या है, तो बापसा का गोल मुझे लगता है सामाजिक परिवर्तन कहना सही होगा। लेकिन सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ अगर मुझसे कोई पूछे कि सामाजिक परिवर्तन कैसा होता है, क्योंकि कोई
कोई लोग का सवाल हो सकता है कि सामाजिक परिवर्तन आएगा कैसे, कैसे आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा, ये सब सवाल रहते हैं लोगों के मन में। तो उसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि सामाजिक परिवर्तन देखिए बिना सत्ता परिवर्तन के नहीं आ सकता, एक बात। ना ही छात्र राजनीति यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उतनी सक्रिय है जो हम लोग उसमें डायरेक्टली चुनाव लड़ सकें। लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि बापसा एक ढांचा तैयार करेगा, एक ब्रॉड बेस देगा, जिस पर के उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जो नए छात्र हैं, जो युवा हैं, वो आगे चल के एक बहुत बड़ी एक ऐसी लहर पैदा हो सकती है जो कि पॉलिटिक्स को, जो करंट पॉलिटिक्स को चैलेंज करे, जो करंट पॉलिटिक्स को अलग तरीके से बदलाव लाए। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आज की राजनीति बेसिकली अगर हम लोग देखें तो राजनीति सारी टिकी हुई है 2-3 मसलों पे। धर्म हो गया, जाति हो गया, जातीय समीकरण पे बहुत सारी राजनीति होती है। हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करती हैं कि इस क्षेत्र में ये जाति है, उस क्षेत्र में वो जाति है, इन जातियों का समीकरण कर लो, उन जातियों का समीकरण कर लो, तो उससे हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। हम लोग जो खासकर बापसा के लोग हैं, तो हम लोग जो करंट इशूज़ हैं उसमें सबसे जो अहम मुद्दे हैं अगर हम लोग देखें तो जो सामाजिक भेदभाव है, जो सामाजिक गैर बराबरी है, उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो सबके बेसिक इश्यूज लगभग सेम होते हैं, सारी जातियों के, सारे वर्गों के, सभी लोगों के। वो आपके बॉयल डाउन होते हैं, वो आके निचोड़ कर आ जाते हैं रोटी पर, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, सुरक्षा, इन चीज़ों पर इनकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करती। चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, कोई भी बड़े से बड़ा लीडर हो, कोई भी इन चीज़ों पर बात नहीं करता। अगर वो लोग बात करते भी हैं तो बहुत ऊपरी ढंग से बात करते हैं, राजनीति उस पर नहीं करी जाती। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि यूक्रेन एक देश है। यूक्रेन में घटना हुई थी जहाँ पे एक पुल गिर गया था, भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा हुआ था। वहाँ पे मुझे छात्रों ने आंदोलन किया और छात्रों ने आंदोलन करके मेरे ख्याल से 3-3.5 लाख लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उस आंदोलन के तहत। और उस आंदोलन के तहत सरकार को बाकायदा चैलेंज करा गया था और 3-3.5 लोगों की संख्या जहाँ इकट्ठा हो जाए, आप समझ सकते हैं सरकार को झुकना पड़ा होगा। पर मुझे लगता है इंडिया में आए दिन पुल गिरते हैं, इंडिया में आए दिन लोग मरते हैं, इंडिया में आए दिन हॉस्पिटल्स में लोग मरते हैं, इंडिया में आए दिन सड़कों पर लोग मरते हैं। रेप कैपिटल यूपी है इंडिया का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, होती रहती हैं, डेली होती हैं, जिनको रिपोर्ट तक नहीं किया जाता है देश के अंदर। पर यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठ पाती। उसका एक बड़ा कारण तो ये है कि लोग रोटी कपड़ा मकान में जूझ रहे हैं, तो जो उसमें जूझ रहा है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो बाकी चीज़ों की लड़ाई लड़ सके। पर मुझे लगता है उस लड़ाई को अगर अहम बना दिया जाए, उस लड़ाई को सबसे आगे रख दिया जाए, तब शायद वो सामाजिक परिवर्तन की गति तेज हो पाएगी। और मुझे लगता है इन पॉलिटिकल पार्टीज से हमको कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो केवल इन जातीय समीकरणों पर बात कर रहे हैं, जो केवल उन बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, उनको ही और पावरफुल बना रहे हैं, अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को पैसा दे रहे हैं कि वो और आगे बढ़ते चले जाएं और बड़े बनते चले जाएं। उससे बस होगा ये कि धीरे धीरे करके सारी संपत्ति, सारा पैसा सब आके कुछ लोगों में केंद्रित हो जाएगा, बाकी कुछ बाहुबलियों के पास सारी पावर केंद्रित हो जाएगी, बाकी सत्ता का खेल चलता रहेगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो उस सत्ता के खेल से अगर आपको बाहर आना है तो मुझे लगता है इन पॉलिटिकल पार्टीज पर से भरोसा उठाना पड़ेगा। और बापसा की ये सोच है कि हम लोग अगर एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करें, हम लोग उन स्टूडेंट्स को जागरूक करें। खासकर जागरूकता पहली सीढ़ी होती है। जागरूकता अगर आ जाएगी तो मुझे लगता है सामाजिक परिवर्तन अपने आप आ सकता है। क्योंकि अगर मैं अकेला जागरूक था इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो मैंने इस गति को तेज़ किया, उस रविकांत चंदन वाले कांड में मैंने काफ़ी कुछ किया, बापसा का उसी में उदय हुआ। तो एक केवल अगर अवेयर व्यक्ति होता है तो वो काफ़ी कुछ कर सकता है, और उसके बाद धीरे धीरे कई लोग अवेयर हो जाते हैं तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो मेरा कहना ये है कि बापसा सबसे पहले काम कर रहा है अवेयरनेस पे, और इस अवेयरनेस पे कि हम लोगों को जाति और धर्म के मसले को छोड़कर पहले उस पे आना चाहिए कि असली मसला क्या है। और जाति के मसले को छोड़कर भी मुझे ये कहना चाहूँगा कि जाति के मसले को छोड़ने का मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई कहे कि नहीं हम जातिवाद के खिलाफ नहीं है। बापसा बिल्कुल खड़ा होता है जातिवाद के खिलाफ, अर्थात मनुवाद के खिलाफ। बापसा बिल्कुल खड़ा होता है पूंजीवाद के खिलाफ और पितृसत्ता के खिलाफ। इन तीनों चीज़ों के खिलाफ बापसा मजबूती के साथ खड़ा है, और यही तीनों वो पिलर हैं जो कि हम लोगों के देश को प्रजातंत्र बनने से रोक रहे हैं, जो कि हमारे देश को डेमोक्रेसी बनने से रोक रहे हैं, जो कि हमारे देश को भ्रष्ट करने में, बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो बापसा इन तीनों चीज़ों के खिलाफ सबसे पहला जो काम करना चाहता है वो है अवेयरनेस फैलाने का। हम लोगों का जो भी सदस्यता अभियान चल रहा है, जो भी कार्यकर्ता हों, जो भी ये वीडियो देख रहे हो, उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मनुवाद, पूंजीवाद और पितृसत्ता, इन तीनों चीज़ों को अगर नहीं रोका जाएगा तो वो बढ़ते ऐसी सरकारें आएंगी, ऐसी सत्ता आएंगी, ऐसा समाज बनेगा जिसमें कि दलित और दलित होते जाएंगे, पीड़ित और पीड़ित होते जाएंगे, महिलाओं का दमन और तेज़ी से होगा, आदिवासियों का दमन और तेज़ी से होगा, गरीब और गरीब होता चला जाएगा, रोटी कपड़ा
कपड़ा मकान की कोई व्यवस्था नहीं रह जाएगी। केवल उन्हीं कुछ चंद लोगों के पास पैसा, उन्हीं कुछ चंद लोगों के पास पावर बची रह जाएगी और पार्टियां उनको फिर से टिकट दे देंगी जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, जिनके पास ऑलरेडी पावर है। तो इन चीज़ों को हम लोग कब तक देखते रहेंगे? कब तक हम लोग इन चीज़ों को रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे? अगर हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो फिर यही स्थिति बनी रहेगी। अगर हम लोग बीजेपी और कांग्रेस का खेल खेलते रहेंगे तो हम लोग, मुझे लगता है, अगले 100 साल तक फिर खेलते रहेंगे। 75 साल की आज़ादी के बाद अगर आज देश की ये हालत है जिसमें कि हम लोगों की सड़कों पर रोज़ हमको गड्ढे दिखाई देते हैं, डेली रेप होते हैं, उसमें से कुछ रेप रिपोर्ट किए जाते हैं, कुछ नहीं किए जाते हैं, कुछ के खिलाफ मीडिया आवाज़ उठाती है, कुछ के खिलाफ नहीं उठाती है क्योंकि उसमें जाति का मसला फंसता है। तो अगर हम लोग के 75 साल की आज़ादी के बाद भी ये हालत है तो मुझको लगता है ऐसी आज़ादी किसी काम की नहीं है। और साथ ही साथ अगले 100 साल तक हम ऐसी आज़ादी का जश्न मनाते रहेंगे। तो इस आज़ादी के जश्न से अच्छा है, मुझे लगता है, कि हम लोगों को गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हम लोगों को अगर इस आज़ादी में कोई खोट है तो उसको निकालना चाहिए और हमको वाकई में आज़ादी चाहिए अगर किन्हीं चीज़ों से, तो मुझे लगता है वो मनुवाद, पितृसत्ता और पूंजीवाद से चाहिए। तो बापसा इन तीनों चीज़ों के खिलाफ अवेयरनेस करने के लिए भी सुचारू रूप से लगा हुआ है। आप लोग बिल्कुल बापसा से जुड़िए। और भी जो कार्यकर्ताओं के अभियान चल रहे हैं, जो भी हम लोग अभी डेली बेसिस पे जो भी अभियान करेंगे, जो भी कार्यक्रम करेंगे, वो हम लोग इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए और इस चैनल को डेली देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आगे होने वाले सभी कार्यक्रमों को फिजिकली अटेंड ज़रूर करिए क्योंकि ऑनलाइन लड़ाई नहीं है। मुझे लगता है ये लड़ाई ज़मीनी स्तर की है और इसको ज़मीन पे उतर कर ही लड़ा जा सकता है। सभी को जय भीम, धन्यवाद।